नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर के जनता इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। गोरखपुर वासियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सीएम योगी ने 1533 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसके बाद उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है। देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक जगह पे ही अब आपको प्राप्त होने वाला है। यहां के युवाओं को, यहां के बच्चों को, यहां की बेटियों को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार से ये संभव हो पा रहा है। केंद्र और राज्य में जब एक जैसी सरकारें होती हैं, उसका परिणाम भी सामने आता है। और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत विकास से हुई है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि तक, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद, यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है, कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था। देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। कानपुर देहात में आवास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें कि पैसों की डिमांड पूरी ना कर पाने की वजह से विधवा महिला आज भी आवास योजना के लिए वंचित है और झोपड़ी बनाकर बच्चों के साथ सर्द रात गुजारने के लिए भी मजबूर है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। की आवास वाली योजना अब चल रही भ्रष्टाचार की भेंट लगातार पीड़ित विधवा महिला लगा रही जिम्मेदारों के चक्कर, लेकिन आवास के नाम पर खेला जा रहा पैसे का खेल। आपको बताते चले, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड के भीखदेव कहंजी ग्राम पंचायत का है, जहां पर भीखदेव कहंजी ग्राम पंचायत की निवासी समनम महिला ने बताया कि उसके पति की कई वर्ष पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अब वो महिला आवास के लिए जिम्मेदारों से चक्कर लगा रही है। यहां तक खंड विकास अधिकारी से लेकर माटी के जिम्मेदार अधिकारियों तक उस पीड़ित विधवा महिला ने शिकायत की, लेकिन शिकायत करने का आलम यह रहा कि जहां भी शिकायत हुई उसके बाद संबंधित जब ग्राम सचिव मौके पहुंचते हैं और मकान की जांच पड़ताल करते हैं तो उस महिला से 20,000 रुपए की मांग की जाती है। ऐसा गंभीर आरोप पीड़ित विधवा महिला के द्वारा जिम्मेदारों पर लगाया गया। अब देखना यह है कि एक तरफ लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं ऐसे बेघरों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुख्यमंत्री आवास योजना चला रही है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं उन गरीबों को न मिलकर उन रसूखदारों को मिला जिनके पहले से ही मकान बने हैं और कई बीघा जमीन उनके लोगों के पास है। ऐसे में अब संबंधित ग्राम प्रधान से लेकर और ग्राम विकास अधिकारी तक यानी संलिप्त हैं। अब पूरे भ्रष्टाचार के खेल खुलेआम जिम्मेदारों के नाक के नीचे चल रहा है और कहीं भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पूरे मामले पर पीड़ित लोगों को कब आवास की योजना मिल पाएगी, या इसी तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जाएगा और पीड़ित जो है, जो हकीकत में पात्रता की सूची में दर्ज है, उनको आवास की योजना कब से लाभान्वित करके उन्हें आवास की योजना से
दिया जाएगा, जिससे उनके घर बन सके और एक पक्की छत नसीब हो सके, जिससे अपने परिवार के साथ जीवन ग्रहण कर सकें। ऐसे पूरे कई मामले रसूलाबाद विकासखंड क्षेत्र में आ रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों की खेल खेला जा रहा है। पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी भी मीडिया कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। ये अब देखना होगा कि आखिर में इन पूरे मामले पर कब जिम्मेदारों की नींद टूटती है, कब कार्रवाई होगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। टूटा फूटा छप्पर है, पतौर फूस का टटियाँ लगी हैं, बच्चों को मजदूरी करके खिलाते हैं। मंत्री पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से दें, गरीब आदमी हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? गाँव कौन है आपका? भीख दो। मंत्री कितने पैसे मांग रहे हैं? 20,000 मांगते हैं। आवास नहीं मिला? आवास आज तक हमको मिला ही नहीं है। पति आपके क्या करते हैं? पति हमारा खत्म हो गया, 13 साल हो गए हैं कैंसर से। बच्चे कितने हैं? 3 हैं, 2 बिटियां, 1 लड़का है। कॉलोनी कोई सर्वे करने आए? कोई सर्वे नहीं अभी आए हैं। मंत्री जब सर्वे करने आए तो क्या कहने लगे? तो पैसे मांगते, हमारे पास पैसे हैं नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं माती में एप्लीकेशन दिया था, वो जो कोई सर्वे करने नहीं आया है। कोई नहीं आया। नहीं। ऐसे के मौसम में कमल वितरित किए जा रहे हैं। देश के दिए और रामपुर के मोदीपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन दिया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। पंडित शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान सनातन धर्म की महत्ता को उजागर करते हुए इसे स्वर्णिम युग बता दिया और कहा कि वर्तमान समय सनातन धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे स्वर्णिम युग के रूप में देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, मस्जिदों का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब वही मंदिर पुनः स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकते। उन्होंने मुसलमानों और अन्य धर्मों के अनुयायियों से ये भी अपील की है कि जहां जहां मंदिर थे वहां फिर से मंदिर ही बनेंगे। मजहब के खिलाफ हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई में सभी कल्चर और संस्कृति रहती है, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी का नहीं, सबका है। सबके दादा परदादाओं ने आज़ादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की सीख, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। संभल वाले बयान पर हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय, धन्यवाद के बाद वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोल डाला। खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं, जहाँ जहाँ ले गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे कि और सभी मजहब के लोगों से कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेवें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मंदिर थे बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा के 108 कमिश्नरेट ऑफिस में आयोजित सम्मान समारोह में एक्सप्रेसवे, बादलपुर और नॉलेज पार्क पुलिस को सराहनीय कार्य के लिए आईएसओ प्रमाणित और सम्मानित यह किया गया है। वहीं कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि 2 सालों में नोएडा कानून व्यवस्था फिर से नंबर 1 बनी है और इस सुनहरे अवसर को देखते हुए डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दी है। देश के दिए हुई प्रेरणा के अनुरूप माननीय हमारे विभाग के मुखिया डीजीपी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश और नवाचार को अपने विभाग में अंगीकार करने के लिए प्रेरणा के दिशा में हम लोगों ने अपने 3 थानों को थाना एक्सप्रेसवे, थाना बादलपुर और थाना नॉलेज पार्क को अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुरूप तैयार करवाया। सभी पुलिस कर्मियों को एक सघन प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। उसके बाद इस संस्था द्वारा इसकी ऑडिटिंग की गई और ऑडिटिंग में मान्य पाए जाने पर आज 3 थानों को ये आईएसओ 9001-2015 प्रोटोकॉल के अनुरूप सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। यानी हमारा कार्यालय का, थानों के कार्यालय का व्यवहार है, जो जनता की शिकायतों का समयबद्ध रूप से और गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण का प्रकार है और जो हमारे विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप विवेचना करने, अनुसंधान करने का जो प्रकार पाया गया उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप पाया गया है।
आशा करते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के प्रत्येक थाने में इस तरह का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल स्थापित कराया जाएगा और शीघ्र ही प्रत्येक थाने को इस सर्टिफिकेशन से सुशोभित कराया जाएगा। मैं इसके लिए डीसीपी नोएडा, डीसीपी ग्रेटर नोएडा और डीसीपी सेंट्रल नोएडा को बधाई देती हूँ। तीनों थाने अध्यक्षों को बधाई करती हूँ। उन्होंने काफ़ी परिश्रम की है और सघन प्रशिक्षण कराया है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम सतत रूप से जन ग्रीवांस, पब्लिक ग्रीवांस रिग्रेशन को अपने और सर्वोपरि मानते हुए, कर्तव्यों में सर्वोपरि मानते हुए इस दिशा में भी अच्छा कार्य प्रदर्शन जारी रखेंगे। पीलीभीत में प्रगति टेंडर्स के द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और आपको यह भी बता दें कि 3.25 करोड़ की लागत से बन रहे विद्यालय में पीली ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्यालय को कोई देखने पहुंचे आरईएस के अधिकारी और वहीं ग्रामीणों ने निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार का जो आरोप है आरईएस के अधिकारियों पर ही लगा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मामूली विवाद को लेकर 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत की खबर है। परिजनों ने पुलिस को सौंपी है हत्या की तहरीर और मृतक युवक के शव को थाने में लाया गया। पुलिस ने कब्जे में अपने लिया है। बांदा के सब्जी मंडी इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल पूरा होने को है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं बात करें अयोध्या के बाजारों की, तो बाजार रामलला की मूर्तियों से सजे हुए हैं, जिसको लेकर व्यापारियों का यह भी कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे ज्यादा अगर डिमांड बढ़ी है तो वो मूर्तियों की बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना का 1 साल पूरा होने वाला है। इस खास मौके पर भगवान राम की मूर्तियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि भक्त अब मंदिर के मॉडल के बजाय इन मूर्तियों को ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि पहले मंदिर के मॉडल की मांग ज्यादा थी। जब से रामलला की स्थापना हुई है तब से अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला की फ़ोटो जो है मूर्तियाँ फ़ोटो बहुत बिक्री है। इससे अयोध्या के व्यापारियों की चांदी हो गई और व्यापारी भी बहुत खुश हैं और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। तब से 1 साल विराजमान होने को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है अयोध्या के लिए कि 1 वर्ष होने को है और इसके साथ साथ रामलला का फ़ोटो प्रतिमा की बिक्री भी बहुत तेज़ी में है। देखिए, राम मंदिर की जो पहले मॉडल बिकता था, अब क्योंकि जब 22 तारीख को रामलला जी विराजमान हो गए तो अब यहाँ मूर्तियाँ बिक रही हैं, जो कि इस टाइप की मूर्तियाँ हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर, डिमांड में ही है आजकल के। तो 1 साल पूरा होने वाला है। श्रद्धालु क्या करें? श्रद्धालु ज़्यादातर ये मूर्तियाँ लेते हैं ज़्यादातर रामलला जी की, क्योंकि साल भर होने क्या है। अब जब बाकी और चीज़ों की तो बिक्री कम हो गई है, लेकिन रामलला की मूर्ति की बिक्री ज़्यादा। कई भक्तों ने मूर्तियां खरीदने के बाद खुशी जताई। जी, मैं असम से आया हूँ। आज हम एक्चुअली आए थे। आज सुबह मंदिर दर्शन किए हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो इतने वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है, अभी कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब टेम्पल इंडिया का बनने जा रहा है। मूर्ति भी ले आए हमने। उनकी मूर्ति में ऑब्वियसली हम हमारे जो घर पूजा का घर है वहाँ पे हम रखेंगे उनको अच्छे से। आज सुबह यहाँ पे पधारे, फिर हमने मंदिर भी दर्शन किए। रामलला के जो मूर्ति है वहाँ मंदिर के अंदर वो भी दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अभी हम थोड़ा सा मार्केट में हैं और फिर यहाँ से रामलला की मूर्ति ली है और फिर यहाँ से यही सारी मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं। ये मूर्ति क्या करेंगी अपने घर पे? हाँ जी, हमारा जो जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं ना, हमारा मंदिर है घर में, वहाँ पे हम स्थापित करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में।
आगरा में साउथ अफ्रीका से अभिषेक शर्मा लौटा है वापस। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिजनों से मिला अभिषेक। मथुरा में डग्गामार वाहनों के खिलाफ रोडवेज और आरटीओ ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। 4 बसों को सीज किया गया है। भदोही के गोपीगंज में नगर पालिका ईओ धर्मराज सिंह ने पुलिस के साथ की छापेमारी। 30 किलो प्रतिबंधित चाइनीज मांजा बरामद किया गया। अमेठी के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला। बुजुर्ग का शव मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। लखनऊ बार एसोसिएशन सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। धनंजय सिंह ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को भी सम्मानित किया। भदोही के बीएसपी नेता उपेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर विश्व हिंदू महासंघ को किया ज्वाइन। वहीप का प्रदेश मंत्री हुए नियुक्त। कानपुर में एक बार पुनः ट्रेन डिरेल कराने की साजिश मामले में एटीएस पहुंची है। ट्रैक के पास लैपटॉप लेकर एटीएस एक्सपर्ट की टीम जांच कर रही है। रायबरेली में राहुल गांधी के विरुद्ध लगाए गए बैनर का मामला। विश्व हिंदू रक्षा परिषद राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी अनियंत्रित तेज रफ्तार कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। आगरा में कमरे के अंदर सो रहे बुजुर्ग किसान को लगा करंट। विद्युत हीटर से आग की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत। थाना पिनाहट क्षेत्र के अर्जुनपुरा का मामला। कानपुर में 11 महत्वपूर्ण केस। डायरी गायब होने पर 7 दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। न्यायालय के संज्ञान में मामला लेने के बाद एसीपी कल्याणपुर को सौंपी गई जांच। कानपुर के रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के बाद मौके पर पहुंची है जांच एजेंसियां। एसटीएफ और एटीसी मौके पर कर रही है जांच पड़ताल। चंदौली में डीडीयू जंक्शन से भारी मात्रा में अवैध असला बरामद। जीआरपी डीडीयू ने चेकिंग के दौरान एक अंतर प्रांतीय असला तस्कर को किया गिरफ्तार। 8 अवैध तमंचा, 18 जिंदा कारतूस बरामद। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पर खड़े व्यक्ति की मौत। जेपी ग्रुप में काम करता था मृतक व्यक्ति। अमेठी में आभूषण की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान से लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण पर हादसा। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष में वृद्ध महिला की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ती बस में लगी आग। बस में सवारी न होने के कारण टला बड़ा हादसा। नोएडा से महाराष्ट्र जा रही थी बस। फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से टूरिस्ट बस ट्रक से जा टकराई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। दिल्ली से बनारस जा रही थी बस। आगरा के कमिश्नरेट ताजगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली और अवैध तरीके से चल रहे घी के गोदाम पर बड़ा एक्शन। देसी घी के 18 कंपनियों के ब्रांड्स की नकली घी की सप्लाई होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए का दामन थामने के बाद से ही 2024 में पार्टी की रंगत बदल गई है। पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी के एक निर्णय से एक तरफ जहां देश के चारों सदन में ये पार्टी पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से सम्मानित हो गए हैं। और इस पर आरएलडी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने 2024 में एनडीए का जैसे ही दामन थामा, उसकी लगातार जो मजबूती है वो राष्ट्रीय लोकदल की जमीनी स्तर पर मजबूत होती चलेगी। जहां एक तरफ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सभी सदनों में राष्ट्रीय लोकदल पहुंच चुकी है। यानी कि 2024 में राष्ट्रीय लोकदल निखर के सामने आया है और मजबूती के साथ में। आखिरकार 25 में क्या तैयारी है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय लोकदल के रोहित अग्रवाल जी, हमसे पूछेंगे आखिरकार रोहित जी 2024 में क्या क्या राष्ट्रीय लोकदल की उपलब्धियां रही हैं और 25 में क्या प्लान है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर जनता के हित में आवाज उठाई है और जनता के लिए संघर्ष किया है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए, जिस तरीके से 2024 में हमने हर सदन में जनता के आशीर्वाद से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और हमने वहां पे भी जनता के मुद्दों के ऊपर बात करने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल
को कहा जाता है कि साहब आपने पाला बदल दिया या आपने दूसरे का दामन थाम लिया। आप मुझे एक पार्टी बता दीजिए जिसने किसी और के साथ गठबंधन ना किया हो। समाजवादी पार्टी को आप देख लीजिए, वो बसपा के साथ भी गठबंधन कर चुकी है, कांग्रेस के साथ भी कर चुकी है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी कर चुकी है। मतलब कोई ऐसा बचा है? भारतीय जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कर चुकी है, इंडिया गठबंधन के अंदर है, कभी अंदर होते हैं कभी बाहर होते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा बचा नहीं है। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि खाली नीचा दिखाने के लिए आलोचना करना ये विपक्ष की कहीं ना कहीं एक मंशा हो गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राष्ट्रीय लोकदल 2025 में किसानों के मुद्दे पर मुखर रहने वाला है। हम गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। हम किसानों को एमएसपी के दायरे में लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल स्किल इंडिया के माध्यम से माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके से स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को मजबूत करने का काम किया, उनको नए हुनरों से जोड़ने का काम किया है। हम बेरोजगारी जो दर है हमारे देश की, उसको कम करने का काम करेंगे और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करवाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारा युवा हुनरवान होगा, वो देश विदेश में हमारे देश की ख्याति को बढ़ाने का काम करेगा। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीतियों पे भी जितना बेहतर काम हो सकेगा, उसको बेहतर करके अपने देश के भविष्य को मजबूत करने का, नींव को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। हमारे लिए मुख्यतः किसान, युवा, महिला सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा, ये हमारे मुख्य मुद्दे 2025 के रहने वाले हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी अपनी सीमाओं को बड़ा करे और हम अन्य राज्यों में भी अपने संगठन को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से भी पूर्व में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर एक बयान दिया गया था जिस पर जो है विपक्ष हमलावर है, क्या कहेंगे इस पर? आरएलडी का क्या स्टैंड है? देखिए, किसी के बयान को काट के, एक छोटी क्लिप काट के उसको चलाना और उसके बाद फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं टीकाकशी करना, उसके लिए संसद को ना चलने देना, ये विपक्ष का दोहरा चरित्र दिखाता है बाबा साहब के प्रति। जिस तरीके से आज बाबा साहब हों, चाहे हमारे लौह पुरुष पटेल जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, जिस तरीके से आज एनडीए सरकार उनका सम्मान कर रही है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का सम्मान करने का काम किया है। आज हर उस वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है जिनकी मुख्य भूमिका देश के निर्माण में रही है। परंतु ये एनडीए की, ये कहीं ना कहीं एनडीए के जो समर्पण हैं अपने महापुरुषों के प्रति, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और विपक्ष गैर जरूरी मुद्दों को उठाने का काम करता है। देखिए, विपक्ष ने किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको चुनाव हराने में इनकी एक भूमिका रही कांग्रेस की। किस तरीके से नेहरू जी ने हमेशा बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया, उसके बाद आज ये कहते हैं कि नहीं साहब, बाबा साहब के नाम पे वोट बटोरने के लिए ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से मजबूती से अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ खड़ा हुआ है और किसी भी महापुरुष का अपमान तो हो ही नहीं सकता हमारे सहयोगी द्वारा, क्योंकि आज अगर सम्मान करने का कोई काम कर रहा है तो वो एनडीए गठबंधन कर रहा है। आरएलडी के ही एक प्रवक्ता ने जो है बाबा साहब के खिलाफ जो बयान दिया हुआ, उसका विरोध करते हुए विपक्ष का जो है समर्थन किया है, जिसकी वजह से आरएलडी ने सभी प्रवक्ताओं को जो है हटा दिया गया उनके पदों से। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति को अगर पद मिला उसके बाद वो पार्टी में नहीं है और उसके बाद वो पार्टी का कहीं बैनर लेके और गलत बयान दे देता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये देखना चाहिए और मीडिया को भी ये जनता के सामने लेके आना चाहिए कि ये राष्ट्रीय लोकदल का बयान नहीं था। परंतु उसके बाद भी राष्ट्रीय लोकदल ने तुरंत, जैसे ही हमें ये संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय लोकदल के नाम का प्रयोग किया है, हमने तत्काल प्रभाव से अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया। और जहां पे कोई अपमान हुआ ही नहीं है, वहां पे इस तरीके की बयानबाजी करना ये पूरी तरीके से खुद ही गैर जरूरी बयानबाजी है। तो कैसे कर सकता है राष्ट्रीय लोकदल? तो ये थे रोहित अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है राष्ट्रीय लोकदल की क्या उपलब्धियां रही हैं 2024 में और आखिरकार 25 में क्या उनके प्लान हैं, कैसे पार्टी को और मजबूत करना है, इसको लेकर के आगे की प्लानिंग क्या है, ये सभी बातें हमसे साझा की है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।